Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं DFCCIL एग्ज़ाम के लिए जो आपका कस्टमर रिलेशंस का पर्टिकुलर सेक्शन है। और अभी हम इसमें CRM का आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं और यहाँ पे आपका फाइनल CRM ही होने वाला है धीमे धीमे। और कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग भी देंगी मार्केटिंग की, क्योंकि मार्केटिंग जो है वो बस इनिशियल प्रोसेस है, ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ। और आज आपकी क्लास नंबर 29 है, तो इससे पहले अगर आपने 1 to 28 क्लासेस नहीं की हैं तो जाके करके आओ। और अगली 4 to 5 क्लासेस में आपका ये रैपअप हो जाएगा पूरा CRM, ठीक है। पूरा इसको हम विथ मिसलेनियस यानी जो भी चीज़ें हैं फिनिश करते हैं फटाफट से। और बस शुरू करते हैं आज का सेशन। और एक और चीज़, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यार मेन यू गाइस आर ऑसम, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया है। थैंक्स फॉर दिस मच लव एंड इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। देखो, मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था, ऑपरेशनल सीआरएम है ना। हम यहाँ पे ऑपरेशनल सीआरएम की बात कर रहे थे। इसमें मैंने बताया 3 सेक्शन थे, लेकिन आपको मैंने एक और बात बताई थी कि ये जो एसएफए है ना, यही ओरिजिनली है, यानी कि बेसिकली जो है एसएफए ही आपका पहले जाना जाता था ऑपरेशनल सीआरएम के नाम से। अब हुआ क्या आपका कि इसके धीरे धीरे और हमने 2 पार्ट्स में और इसको बाइफरकेट कर दिया। जैसे कि आपका एक पार्ट क्या हो गया, मार्केटिंग ऑटोमेशन का, ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब हुआ क्या, बेसिकली पहले मार्केटिंग ऑटोमेशन और एसएफए, ये दो यहाँ पे टर्म यूज किए जा रहे थे। और इस एसएफए में ही आपका जो सर्विस ऑटोमेशन, ठीक है, ऐसे क्या होता है सर्विस ऑटोमेशन। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि पिछली वाली क्लास में सारा लिख लिख के बता ही चुका हूँ कि इसका क्या आपका फॉर्म होता है, बड़ा फॉर्म, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर बेसिकली ये जो सर्विस ऑटोमेशन था, इट वाज अ पार्ट ऑफ एसएफए। तो कई जगह आपको क्वेश्चंस दिखेंगे जिनके ऑप्शन होंगे इस बेसिस पे, जहां पर उन्होंने एसएफए को, जो ऐसे है यानी कि सर्विस ऑटोमेशन है, उसको एसएफए का ही पार्ट मानते हुए अपने ऑप्शंस दिए होंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जहां पर वो सर्विस ऑटोमेशन को एसएफए से अलग करके चल रहे होंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं यहाँ पे। अब आपको जहां जहां आपको क्वेश्चन ऐसा बनेगा वो भी मैं आपको अलग से आउटलाइन करवा दूंगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। और अगर वॉइस में थोड़ा इश्यू हो रहा हो तो एक बार आप ईयरफोन्स का यूज़ करो, ठीक है। तो मैनेज विद दैट। एंड शुरू करते हैं फिर। देखो, आज हमें पढ़ना है यहाँ पे सर्विस ऑटोमेशन को यहाँ पे ख़त्म करेंगे और एनालिटिकल सीआरएम की तरफ चलते हैं कि भाई एनालिटिकल सीआरएम क्या है। लास्ट ईयर आपके एनालिटिकल से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे भी गए, फैक्टर हो गया आपका, है ना। तो शुरू करते हैं। खैर देखो, जब हम यहाँ पे सर्विस ऑटोमेशन की बात करते हैं, यानी कि ऐसे, सबसे पहले यहाँ पे आती है आपकी एक चीज़ जिसे बोलते हैं हम सर्विस क्वालिटी, ठीक है। क्या बोला जाता है, सर्विस क्वालिटी। तो इस सर्विस क्वालिटी को देखने के लिए ना कई सारे यहाँ पे मॉडल्स वगैरह आए, लेकिन आपके जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें 2 मॉडल के बारे में बताया गया है, तो हमें उनके बारे में थोड़ी सी बातें पता रखनी है। ये क्वेश्चन ना बनता भी है। और देखो कैसे बनेगा कि सर्विस क्वालिटी को मेजर करने के लिए यहाँ पे कौन कौन से आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि सर्विस क्वालिटी को एक तरीके से मेजर करने के लिए कौन सा मॉडल आपका दिया गया। तो याद रखना, एक था आपका नॉर्डिक मॉडल, ठीक है। कौन सा था, नॉर्डिक मॉडल था। दूसरे नंबर का जो मॉडल आया, ये फर्स्ट मॉडल था, ठीक है, सर्विस क्वालिटी को मेजर करने के लिए या फिर उनकी मॉडलिंग करने के लिए। ये सबसे पहला मॉडल था, कौन सा, नॉर्डिक मॉडल। देन सेकंड नंबर पे आया सर्वक्वाल मॉडल, ठीक है। कौन सा आया, सर्वक्वाल। तो ये हो जाता है आपका सर्वक्वाल, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या बताया गया इन दोनों मॉडल में। ये जो सबसे पहला आपका नॉर्डिक मॉडल था, इसने कहा कि अगर आपको सर्विस क्वालिटी मेजर करनी है तो आपको 3 एस्पेक्ट में बात करनी पड़ेगी। ध्यान देना यहाँ पे। यहाँ से ये क्वेश्चन जो है, मैंने आपको हमेशा बोला है, मॉडल से जो भी आपकी चीज़ें बनती है ना, वो सिर्फ मॉडल के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। वो आपके क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नॉर्डिक मॉडल करके क्वेश्चन आए। क्वेश्चन आपका सेपरेट भी बन सकता है, ठीक है। तो पहली चीज़ इन्होंने क्या कहा, पहली होती है आपकी यहाँ पे सर्विस लेवल पे, ठीक है। क्या हो जाती है, टेक्निकल, ठीक है। सर्विस में आप क्या करोगे, पहले टेक्निकल वाला पार्ट आ जाता है। फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका फंक्शनल, ठीक है। क्या आ जाता है, फंक्शनल पार्ट होता है। देन थर्ड नंबर पे रेप्यूटेशनल पार्ट आ जाता है, ठीक है। क्या आ गया थर्ड नंबर पे, रेप्यूटेशनल। अब समझना इसका मतलब क्या है बेसिकली। ये मैंने रेप्यूटेशनल लिख दिया और ये एल लिखा हुआ है, ठीक है। ये स्पेलिंग अच्छे से लिख लेना। अब देखो बेसिकली हुआ क्या, ये जो नॉर्डिक मॉडल दिया, ये किसने दिया था, ये भी एक बार नोट डाउन करो। ये दिया था यहाँ पे क्रिश्चियन ग्रॉनरूस ने, ठीक है। किसने दिया था, क्रिश्चियन ग्रॉनरूस ने दिया था, ग्रॉनरूस ने। क्लियर है। अब ये जो मॉडल आपका नॉर्डिक मॉडल दिया गया, ये आगे भी डेवलप हुआ, यानी कि इन्होंने यहाँ पर बेसिकली सबसे पहली बार दिया। और जैसा कि आपको अगर याद हो, मैंने कुछ मॉडल्स में बताया था कि आगे चल के इनमें भी चेंज किया गया, अमेंडमेंट किया गया। तो ऐसे ही इसमें भी आगे चल के अमेंडमेंट किया गया। वो किसने किया, कब किया, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
नाउ टेक्निकल की जब हम बात करते हैं ना, सपोज करो मैंने आपसे बोला कि आपका कोई लैपटॉप है, ठीक है, आपने लैपटॉप खरीदा, वो थोड़ा सा ख़राब हो गया। अब उन्होंने क्या किया, आपने अपना लैपटॉप के लिए एक एप्लीकेशन डाली कि मेरा लैपटॉप ख़राब हुआ है, कंप्लेन वगैरह करी, तो वहाँ से आपका लैपटॉप ठीक करने के लिए क्या भेजा गया, एक इंजीनियर को भेजा गया। अब वो इंजीनियर जो है आपका लैपटॉप उसने आपको सही करके दिया या नहीं दिया, यानी कि टेक्निकली आपकी जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो गई, तो वो किस में आता है, टेक्निकल पार्ट में आता है, ठीक है। फंक्शनल पार्ट में क्या आ जाएगा आपका, जैसे लेटेस्ट से मुझे वहाँ पे कंपनी की तरफ से इन्फॉर्मेशन दी गई कि उनकी तरफ से जो इंजीनियर है, ध्यान देना, जो इंजीनियर है उन्होंने बताया कि वो मंडे को विजिट करेगा। मंडे यानी कि आपका मंडे को कौन सी डेट थी, आपका 5th को यहाँ पे ये क्या करेगा, विजिट करेगा, क्लियर है, 5th जून को। तो वो इंजीनियर 5th जून पे आया कि नहीं आया, और जो मुझे टाइम स्लॉट दिया गया था, सपोज करो 12 to 4 PM का टाइम स्लॉट था उसके आने का, तो वो 12 से 4 के बीच में आया, कहीं उसने कोई गड़बड़ी तो नहीं की आपसे, उसने अच्छे से बातचीत वगैरह की और आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं किया, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम फेस तो नहीं करनी पड़ी। ये सब पार्ट आ जाता है आपका किसमें, फंक्शनल वाले पार्ट में। देन ये जो रेपुटेशनल पार्ट होता है, यानी कि रेपुटेशनल वाला जो सेक्शन है किसी भी सर्विस क्वालिटी को मेजर करने का, इसमें आ जाता है आपका, इन दोनों को हम जब कंबाइन कर देते हैं, यानी कि जो आपका टेक्निकल वाला पार्ट था और जो फंक्शनल वाला पार्ट था, इन दोनों को जब मिला देते हैं, यानी कि आपकी जो टेक्निकल, यानी कि आपका जो यहाँ पे लैपटॉप वगैरह ठीक किया गया वो बिल्कुल एज पर द स्टैंडर्ड्स है, यानी कि आपको जैसी सर्विस चाहिए थी वैसी सर्विस आपको प्रोवाइड करवाई गई। फंक्शनल में उसका आने का टाइमिंग वगैरह जो भी है वो सब भी बढ़िया था, तो ये सब मिलाकर के आपका यहाँ पे रेपुटेशनल वाला जो पार्ट है, ये दोनों मिलकर के इसको बना रहे होते हैं, ठीक है। इससे बेसिकली क्या होता है कि कंपनी की रेपुटेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है जब आप उसको सर्विस बढ़िया प्रोवाइड करते हो कस्टमर को, ठीक है। आपको मैंने बताया भी था कि जो सर्विसिंग होती है, सर्विसिंग वाला पार्ट वो आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए अगर आपको कस्टमर क्या करना है, रिटेन करके रखना है, ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी बड़ा पार्ट होता है। क्लियर हो पाई बात। तो बस सर्विस क्वालिटी को हमने मेंटेन करने के लिए, एक तो हो गया आपका नॉर्डिक मॉडल, समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ इतना बड़ा भी नहीं है, छोटे मोटे क्वेश्चन कभी कभार बन जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नाउ सर्व कॉल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो सर्व कॉल मॉडल है और इसको यहाँ पर किसने दिया था, तो ये याद रखना, ये दिया था ए परशुरमन ने, ठीक है। किसने दिया था, ए परशुरमन ने सर्व कॉल मॉडल दिया था सर्विस क्वालिटी को मेजर करने के लिए, और विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीआरएम, है ना। तो एक बार कलर चेंज करता हूँ, देखो सर्व कॉल के यहाँ पर कितने पार्ट बताए गए, इन्होंने कहा कि भाई सर्व कॉल के जो है टोटल 5 पार्ट होंगे, ठीक है। कौन कौन से होंगे, पहला हो जाएगा आपका रिलायबिलिटी, ठीक है, क्या हो जाएगा, रिलायबिलिटी, क्लियर है। फिर दूसरे नंबर पे आपका क्या आ जाता है, एश्योरेंस, ठीक है। इन्होंने क्या बोला भाई, सेकंड नंबर पे आपको एश्योरेंस देनी होती है। थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है टेंजिबल्स, ठीक है, क्या आ जाता है, टेंजिबल्स आ जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी समझाऊंगा कौन सा क्या टर्म होता है, डोंट वरी, पहले एक बार इसको हम देखते हैं क्या क्या टर्म्स थे इसमें। देन आपका आ जाता है इम्पैथी, ठीक है, क्या आ जाता है, इम्पैथी आ जाता है। और फिर फाइनल जो इसमें आपका टर्म बताया गया वो था रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, क्या था भाई, रिस्पॉन्सिवनेस। तो ये यहाँ पर किसके अंदर बताया गया, जो सर्व कॉल मॉडल था आपका सर्विस क्वालिटी को मेजर करने का। नाउ एक बार इसको समझते हैं किस टर्म का क्या मतलब है, और समझना है इसको ध्यान से, ठीक है। ज़्यादा इसके अंदर क्वेश्चन ज़्यादा ऐसा डीप में नहीं आते हैं, जैसे सीआरएम के जो मॉडल थे, बस ये टर्म्स याद होने चाहिए। कहीं आपसे ऐसा पूछ लिया उसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सर्व कॉल मॉडल, तो वहाँ पे क्या बोलोगे, बस यहाँ पे यही क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, तो परेशान मत होना। देखो यहाँ पे आपका सबसे पहले रिलायबिलिटी का मतलब, ये देखो रिलायबिलिटी की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, आई पहले आता है, ठीक है। ये होता है आपका RELIA, ठीक है, इसको एक बार अच्छे से लिखना ना। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी आप सर्विस देने वाले हो वो आप उसे एक्यूरेटली प्रोवाइड करो, यानी कि ऐसा ना हो कि सर्विस प्रोवाइड करते टाइम उसका आप कस्टमर का नुकसान कर दो, या फिर आपका जो कस्टमर है उसे आप सर्विस प्रोवाइड करते टाइम जो आपने सर्विस प्रॉमिस करी थी उसकी जगह थोड़ी कम सर्विस प्रोवाइड ना करो, है ना। बात को समझ पा रहे हो आप, जैसे कि सपोज करो आपने को यहाँ पे कस्टमर, आपका लैपटॉप सही होना है, ठीक है, आपने कस्टमर से बोला कि आपका लैपटॉप बिल्कुल हम फंक्शनिंग करके देंगे, तो ये बिल्कुल एक्यूरेटली आपको फंक्शनिंग करके उसको देना ही है, ठीक है, ये होता है। देन एश्योरेंस यहाँ पे क्या हो जाता है, एश्योरेंस का मतलब, एश्योरेंस का भी यहाँ पे थोड़ा सा जो आपका रिलेशन होता है वो रिलायबिलिटी से होता है, क्योंकि जब आप कस्टमर को आप एक्यूरेटली अपना उसे भरोसा दिलाओगे कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो हम अच्छे से करके देंगे, और उसके बाद आप उसे वो सर्विसिंग करके प्रोवाइड भी करोगे प्रोडक्ट को, समझना ये दो प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस होती है, मैंने उससे क्या बोला, कस्टमर मेरे पास आया या फिर मैं कस्टमर के पास गया, इंजीनियर कोई गया, तो वो उससे क्या बोलेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो हम सर्विसिंग करके एज इट इज़ प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप उसे क्या दे रहे हो, एश्योरेंस दे रहे हो। लेकिन जब आप उसे बिल्कुल एक्यूरेटली सर्विस प्रोवाइड करवा देते हो, पूरा पूरा जो प्रोडक्ट है वो सर्विसिंग के बाद उसे मिल रहा है जो, है ना, तो उसे हम, उससे जो बनेगा आपका, उसे बोलते हैं रिलायबिलिटी।
ठीक है। दोनों ही एक ही, ऐसा समझ लो एक कॉइन के ये दो पार्ट्स हैं, ठीक है ना। एक होता है पहले सर्विसिंग के पहले आप उसे जो भरोसा दिला रहे हो, ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो आप क्या कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, ठीक है, कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट बाई भाई यहाँ पे आप स्टाफ जो भी आपका है, ठीक है, स्टाफ या फिर इंजीनियर जो भी गया हुआ है या फिर आपका टेक्नीशियन कोई गया है, तो वो जो भी कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट आपका इंड्यूस करेगा, इंस्पायर करेगा कस्टमर के अंदर, उसे बोल देते हैं एश्योरेंस, ठीक है। देन टेंजिबल्स, टेंजिबल्स का मतलब क्या होता है, एक बार ये नोट डाउन कर लेना। ये आपका इंडिकेट करता है जो भी फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, किस किस की तरफ इंडिकेट करता है, फिजिकल फैसिलिटीज़, ठीक है। फिजिकल फैसिलिटीज़ हो गई, या फिर आपका यहाँ पे स्टाफ का अपीयरेंस हो गया, ठीक है, स्टाफ अपीयरेंस हो गया। ये यार यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, नीचे आते एक बार टेंजिबल्स का स्टाफ अपीयरेंस हो गया। देन आपका इक्विपमेंट वगैरह हो गए, ठीक है, आपको जो इक्विपमेंट चाहिए हैं वो आपके पास में होने चाहिए, आपके स्टाफ की अपीयरेंस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई आधा स्टाफ है आपके पास में, आधा है नहीं, तो आपका आधा काम हो पाया, आधा नहीं हो पाया, ठीक है। इस तरीके से जो भी आपकी चीज़ें होती हैं फिजिकली, वो आपकी किसके अंदर आ जाती हैं, टेंजिबल्स के अंदर आ जाती हैं। नाउ एम्पैथी का मतलब क्या होता है, एम्पैथी का मतलब वही है जो मैंने आपको काफ़ी पहले बताया था, अगर आपको याद हो, जब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह करा रहा था, एक्रोनेम्स करा रहा था, ठीक है। तो एम्पैथी का मतलब होता है कि आप इंडिविजुअलाइज कितना कर पा रहे हो सर्विस को, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हो, इंडिविजुअलाइज, ये इंडिविजुअल हो गया, देन इसके आगे आप आई जेड ई और जोड़ दो, इंडिविजुअलाइज सर्विस, ठीक है। यानी कि आप कस्टमर को इंडिविजुअली कितना अच्छे से उसकी प्रॉब्लम को समझ पा रहे हो और कितनी ज़्यादा उसको आप एक केयरिंग इंडिविजुअलाइज सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ जाता है आपका एम्पैथी में। देन रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है भाई, कि आप कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे हो कस्टमर की नीड को, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू कस्टमर नीड, कस्टमर नीड यानी कि कस्टमर की जो भी नीड है उसको आप कितना जल्दी से जल्दी देख पा रहे हो। तो इन बेसिकली 5 कंपोनेंट पे आपका डिपेंड होता है सर्विस की क्वालिटी, ठीक है। ये किसका पैरामीटर है, ये पांचों के पांचों एक सर्विस क्वालिटी का पैरामीटर है। अच्छा, हो सकता है कि मैं आपसे क्वेश्चन कभी ऐसा भी पूछ लूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ सर्विस क्वालिटी, और वहां पे मैं ऑप्शन में आपको दे दूं फंक्शनल, देन आपको एश्योरेंस लिख के दे दूं, एम्पैथी लिख के दे दूं, एंड फोर्थ ऑप्शन में कुछ और डाल दूं। तो उस तरीके से भी आपको चीज़ों को याद रखना है, ठीक है ना। हर एस्पेक्ट में क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, क्लियर हो गया। तो ये बातें तो हो गई, चलो यार ठीक है, सर्विस क्वालिटी हो गई। अब इसका ऑटोमेशन का क्या मतलब है, सर्विस ऑटोमेशन का, है ना। बट उससे पहले मैं आपको एक और एस्पेक्ट दिखाता हूँ यहाँ पे, किसका भाई, ये जो इंटरनेशनल, वेट अ सेकंड, देखो यहाँ पर मैं आपको एक और एस्पेक्ट दिखाता हूँ, किसका, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, किसके लिए, कस्टमर सर्विस के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर कस्टमर सर्विस, स्टैंडर्ड्स फॉर कस्टमर सर्विस, इन्होंने क्या कहा कि अगर आप कस्टमर को सर्विस देना चाह रहे हो, ठीक है, और कस्टमर सर्विस देने का यहाँ पे मतलब क्या होता है आपको ना मैं बताता हूँ थोड़ा सा। हम किसी को कस्टमर सर्विस देते क्यों है, कोई कंपनी उनको कस्टमर्स को क्या करने के लिए, एक्वायर करने के लिए। सबसे पहली बात, एक्वायर कैसे होगा कस्टमर, आप अगर अपनी कंपनी, आपको अगर याद हो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि सपोज करो मैं एसी बेच रहा हूँ, ठीक है, मेरी कंपनी एसी बेच रही है और मेरी राइवल कंपनी यानी कि मेरी जो कॉम्पिटिटर है कंपनी है वो भी एसी बेच रही है। अब हम दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका रॉ मटेरियल या फिर उस प्रोडक्ट का जो बेस है वो एक ही है, वो उसका भी 3 स्टार एसी है, मेरा भी 3 स्टार एसी है, ठीक है। बट हुआ क्या कि यहाँ पर वो जो अपने एसी में सर्विस दे रहा है वो दे रहा है 3 ईयर्स की, और मैंने कहा कि मैं 5 ईयर्स की फ्री सर्विस दूंगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, कस्टमर इससे एक्वायर हो जाएगा ना। फिर रिटेन कैसे होगा, जब आप सर्विसिंग उसे अच्छी दोगे ना, अब सर्विसिंग तो आपने दे दी, बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। जब आप उसको सर्विसिंग दोगे और वो सर्विसिंग कैसी होगी, एज पर द स्टैंडर्ड्स होगी, यानी कि ऊपर मैंने आपको जो मॉडल बताए, अगर आपको याद हो, ये थोड़ी देर पहले हमने बात करी नॉर्डिक मॉडल की, सरोकॉल की। अगर हमारा टेक्निकल और फंक्शनल यानी कि पूरा जो रेपुटेशनल सर्विस अगर हम प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, अगर मैं मोटे मोटे शब्दों में बोलूं, तो यहाँ पर क्या होगा, कस्टमर मेरा रिटेन रहेगा कि नहीं रहेगा। और अगर मेरा कस्टमर रिटेन रहा यहाँ पर, तो इससे क्या होगा, मेरी कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है वो बढ़ेगी, और ऊपर से कस्टमर का क्या होगा, WOM बढ़ेगा, ठीक है। कस्टमर क्या करेगा, धीरे धीरे और भी लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा, क्लियर है। और दूसरी बात, इसका एक और एस्पेक्ट क्या होता है भाई, उसका जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो भी अच्छा होगा, तो इससे क्या बढ़ता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है। तो ये जो सर्विसिंग का पार्ट है ना, वो CRM का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ नाउ। अब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है आपके कस्टमर सर्विस के लिए, उन्होंने क्या कहा, ठीक है, ये सब मॉडल तो सब एक तरफ, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि एक है आपका टिसे, ठीक है। इन्होंने क्या दिया भाई, किसे दिया, इन्होंने टिसे को दिया। तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, ये होता है आपका, देखो एक बार कलर को मैं चेंज कर देता हूँ, देखो यहाँ पे टी से क्या हो जाएगा आपका, द
देन आपका आई से हो जाता है इंटरनेशनल, ठीक है, द इंटरनेशनल, अरे यार, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर, आगे हो जाएगा आपका एक ऐसे स्टैंडर्ड, देन आपका ये वाला जो ऐसे ऐसे हो जाता है स्टैंडर्ड फॉर, देन आपका सर्विस, ठीक है, अगले वाले ऐसे, देन ई का मतलब हो जाता है एक्सीलेंस। यानी कि अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया आपकी सर्विस एक्सीलेंस, यानी कि जो सर्विस है वो आपकी एक एक्सीलेंट टाइप की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने टिसे दिया। और इस टिसे के अंदर यहाँ पर क्या हुआ कि आपका एक दिया गया 5P मॉडल, ठीक है, क्या दिया इन्होंने, 5Ps मॉडल दिया। अब इस 5Ps मॉडल में ना आपका अक्सर ये पूछा जाता है इस 5P में कौन सा P इंक्लूडेड है कौन सा नहीं है, ठीक है, यानी कि इन 5P का बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से P इसके अंदर आते हैं। तो कोई बात नहीं, हम ये फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है, चलो। तो देखो यहाँ पे आपके सामने क्या क्या दे रखा है। देखो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, ये है आपका 5Ps मॉडल, ठीक है, क्या है ये आपका 5Ps मॉडल ऑफ सर्विसिंग, या फिर आप इसको टिसे का भी बेसिकली मॉडल बोल सकते हो। किसका है ये आपका, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर सर्विस एक्सीलेंस, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका टिसे का 5P का मॉडल है। इसमें क्या क्या होता है, पहला आपका आ जाता है पॉलिसी, ठीक है, पहले नंबर पे क्या आ जाता है, पॉलिसी। देन आपके होते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट, दूसरे, फिर आपका देखो सेकंड नंबर पे क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गए। थर्ड नंबर पे आ जाता है प्रेमिसेस, फोर्थ नंबर के पी का मतलब होता है प्रोसेस, और फिफ्थ नंबर के पी का मतलब होता है पीपल, ठीक है। अब इन्हें भी दो सेक्शन में बांटा गया है, याद रखना यहाँ पे, ये जो प्रोडक्ट और प्रेमिस होते हैं ये क्या होते हैं, अट्रैक्टर्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं ये इनको हम बोल देते हैं जो हमारे अट्रैक्टर्स हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अब ये अट्रैक्टर्स हो गए, ध्यान देना। अब इन अट्रैक्टर्स में जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है उसका क्या मीनिंग हुआ, प्रोडक्ट की आपकी आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उनकी वैल्यू होनी होनी चाहिए, और जो आप उसमें देखो सर्विसिंग करते हो तो कुछ पार्ट्स को हमें हटाना होता है, कुछ नए पार्ट्स लगाने होते हैं, तो वो भी आपके कैसे होने चाहिए, ब्रांड होनी चाहिए, फिर जो आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हो वो ब्रांड के होने चाहिए। देन अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, पता चले कि आपका लैपटॉप खराब हो गया, आप उसका कीबोर्ड चेंज कराने गए हो और उस कीबोर्ड का अपर केस ही नहीं है, किसी कीबोर्ड का अपर केस नहीं है, और किसी कीबोर्ड का आपका मैच का मिल नहीं रहा है, कि जिस मॉडल का आपको कीबोर्ड चाहिए है वो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं आपकी प्रोडक्ट में, यानी कि ये सब आपका अच्छा होना चाहिए। अरे एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना, ये 5P मॉडल ना आपका HRM में भी होता है, तो इसको कभी कंफ्यूज मत होना, आपके सिलेबस में HRM नहीं आएगा, आपके में CRM का। और ये बेसिकली 5P मॉडल ऑफ टिसे है, या फिर इसे 5P मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी भी बोला जाता है, 5P मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी, ठीक है, सर्विस क्वालिटी। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना, क्लियर है। चलो, फिर मैंने आपसे बात करी प्रेमिसेस, यानी कि जो प्रेमिसेस हैं, जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि जो सर्विस सेंटर वगैरह आप बना रहे हो वो एक्सेसिबल होना चाहिए, यूजेबल है, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, सर्विसिंग वहाँ पे ठीक ठाक होनी चाहिए। प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है, आपका वेल कम्युनिकेटेड आपकी प्रोसेसिंग होनी चाहिए, कस्टमर को वहाँ पे कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, सो दैट वो आराम से जो है चैनलाइज होकर के आप तक पहुँच पाए, उसकी जो प्रोसेसिंग है। देन पीपल, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो अवेयर होने चाहिए, उनकी टेक्निकल स्किल अच्छी होनी चाहिए, टीम वर्क के साथ काम करना चाहिए, और उनका जो बिहेवियर है वो भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया मैंने आपको वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुको। तो मैंने आपको यहाँ से कहाँ गायब हो गया, देखो यहाँ पे आपका पीछे का शो ही नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे आपका, जब मैंने आपको सर्व कॉल पढ़ाया था तो सर्व कॉल मैंने आपको क्या बताया, सर्व कॉल कि यहाँ पे आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो भी है उसको एम्पैथी शो करनी है, ठीक है। तो एम्पैथी शो कब करेगा, जब उसके पास में बिहेवियरल स्किल होंगी, ठीक है, यानी कि उसका जो बिहेवियर है वो अच्छा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे पॉलिसी तो खैर है ही, जब पॉलिसी अच्छी होगी, तो जब पॉलिसी होगी तभी उसके बेसिस पर ही ये सारे के सारे पी आपके पॉसिबल हैं। तो याद रखना कि जो 4 P's हैं वो किस पर डिपेंडेंट है, आपके पॉलिसी पर ही डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात है, बस इसको एक बार याद ध्यान में रख लेना अपने माइंड में, ज़्यादा कुछ इसमें है भी नहीं। और ये जो प्रोसेस और पीपल हैं इनको क्या बोला जाता है, रिटेनर्स बोला जाता है, ठीक है। तो अब बेसिकली मेरा इतनी सारी बातें बताने का जो मेन मोटो था वो ये था, अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो सर्विसिंग का पार्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, सीआरएम में सर्विसिंग का पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशनल में क्यों आया ये। अब बात आती है कि ये सर्विसिंग ऑटोमेशन क्या होता है, ठीक है, सर्विस ऑटोमेशन या फिर ऐसे ये क्या होता है। एक बार मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिखाता हूँ, फिर उसको हम आगे समझेंगे। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ, क्या हो जाएगा भाई, इट इज़ द इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ, क्या है भाई, ये एप्लीकेशन है, किसका एप्लीकेशन है, कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजीज का, ऑफ कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजीज, तो यानी कि जो आपकी कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी हैं उनका एप्लीकेशन है।
किसको सपोर्ट करने के लिए? तो यहाँ पर हो जाएगा टू सपोर्ट, क्या सपोर्ट करना है भाई? सर्विस स्टाफ, यानी कि जो आपका सर्विस स्टाफ है, ध्यान देना किसकी बात हो रही है, टू सपोर्ट सर्विस स्टाफ एंड मैनेजमेंट, यानी कि जो आपका सर्विसिंग वाला पूरा का पूरा एरिया है, इन द अचीवमेंट ऑफ इन द अचीवमेंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ देयर वर्क रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स, देयर वर्क रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उनके काम से जुड़े हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, उनके गोल हैं, या फिर उन्हें जो भी चीज़ें अचीव करनी है, उनको लेकर के जो भी आपका उसमें यूज़ करना है आपको टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ का, सो दैट आप क्या कर पाओ, उन सभी को सपोर्ट कर पाओ, या फिर उन स्टाफ की जो है हेल्प कर पाओ, ठीक है। तो बेसिकली अब इसमें क्या क्या आ जाता है, ठीक है, जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट सेंटर्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो आपका सर्विस ऑटोमेशन है, यानी कि ऐसे है, इट वाज अ पार्ट ऑफ आपका एसएफए, ठीक है। तो अब बेसिकली जब एसएफए को अलग कर दिया गया, तो यहाँ पर हमने क्या रखा, आपको मैंने पिछली वाली क्लास में बताया भी था, जो आपका सेल्स वाला पार्ट था, ठीक है। तो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया आगे चल के, कि सेल्स वाला जो पार्ट है, यानी सेल्स से रिलेटेड जो भी आपका ऑटोमेशन हो रहा है, उसे तो हम एसएफए में रख देते हैं, और इसके अलावा बाकी का जो बचा हुआ ऑटोमेशन, यानी कि सर्विसिंग से रिलेटेड, यानी कि जितना भी पार्ट आपका सर्विसिंग में जा रहा है कस्टमर की, उसमें जो ऑटोमेशन हो रहा है उसे हम रख देते हैं ऐसे में, ठीक है। तो कभी कभी आपका यहाँ पे क्या पूछा जाता है, जैसे कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन है, यानी कि जो आपका सीसीए है, ये किसका पार्ट है? तो कहीं आपको अगर ऑप्शन में ऐसे, यानी कि सर्विस ऑटोमेशन लिखा नहीं मिला, तो वहां पर आप एसएफए टिक करके आ सकते हो, कभी भी कंफ्यूज मत होना इस चीज में, ठीक है। अगर आपको क्या मिले कि कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन इज अ पार्ट ऑफ, तो उसमें आपको सेल्स फोर्स ऑटोमेशन लिखा दिख रहा है और सर्विस ऑटोमेशन लिखा नहीं दिख रहा है, तो आप इसे टिक करके आओगे। लेकिन अगर दोनों ही आपके सामने ऑप्शन में है, तो सर्विस ऑटोमेशन विल बी द मोर करेक्ट आंसर, या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो बेसिकली अब सर्विसिंग कैसे कैसे की जा सकती है, देखो कस्टमर को, आपको पता होगा एक आईवीआर टेक्नोलॉजी, ये मैंने समझा भी रखा है। आप कॉल करोगे, आपको बोला जाएगा आप एक बटन दबाओ, दूसरा दबाओ। अगर आपका सपोज करो आपका आपने लैपटॉप ही लिया हुआ है बढ़िया, और इसमें आपने कॉल करी कि सर्विसिंग के लिए, आपने बोला कि मेरे लैपटॉप में क्या हुआ है, 5 साल से पहले ही आपका कीबोर्ड खराब हो गया, तो आपसे बोलेगा वो पहले कि आपका लैपटॉप, अभी आपका जो डिवाइस है कंपनी का, वो कौन सा है, लैपटॉप है आपके पास या फिर सेल फोन है, फिर आप उसमें लैपटॉप के लिए वन पे क्लिक करोगे। फिर उसके बाद आएगा कि अगर आपका इन वारंटी है, तो आप वन अपने कीपैड पे डायल करें। अगर आपका पोस्ट वारंटी है, यानी कि वारंटी पीरियड खत्म हो चुका है, तो टू डायल करें। तो आप उसमें से चूज करके, मतलब ऐसे जा सकते हो अपना आगे चल करके। तो ये होता है आपका आईवीआर। आईवीआर का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म इंटरैक्टिव वॉइस सिस्टम, ठीक है, क्या सॉरी, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, ठीक है। क्या हो जाता है, इंटरैक्टिव, वी से हो जाता है आपका वॉइस, और आर से हो जाता है आपका रिस्पॉन्स, क्लियर है। तो ये हो गया आपका आईवीआर, तो इस टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो आपका सर्विस ऑटोमेशन है, ये कितनी फील्ड में यूज़ किया जाता है, बेसिकली इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, तो मोस्ट ऑफ इसके जो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, वो 5 तरीके के होते हैं। जैसे कि पहला इसका यूज़ हो जाएगा आपका जो सीसीए है, यानी कि आपका कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, सीसीए, यानी कि लिख लो इसको यार, कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन। अब इस कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन में, और फिर इसी में सेकंड पार्ट होता है कॉल सेंटर, ठीक है। क्या होता है आपका कॉल सेंटर, इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो ये कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन में क्या होता है ना, आपका जो भी टेलीफोनी हो गया, ठीक है, टेलीफोनी मैंने आपको बताया हुआ है, याद आ रहा होगा, जब हमने पेन के 5 प्रोसेस मॉडल में इसका यूज़ किया था। तो जो आपका टेलीफोनी हो गया, या फिर आपका ईमेल वगैरह आप भेज रहे हो ऑटोमेटेड, ठीक है, या फिर आप टेक्स्ट वगैरह भेज रहे हो, क्या होता है ना कि आपका कस्टमर का जो डेटा है वो हमने निकाल लिया, अब उसे सर्विसिंग वगैरह प्रोवाइड करनी है, तो हमने देखा एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम कई सारे कस्टमर की है, तो उनको उठा करके सीधा सेलेक्ट करके टेक्स्ट मैसेज भेज दिया जाता है ऑटोमेट करके, ठीक है। तो ये सारा का सारा आ जाता है कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन में। देन कॉल सेंटर ऑटोमेशन में क्या होता है ना, कि आपका जो भी कॉल वगैरह जा रही है, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी कॉल सेंटर में। आपका क्या होता है, एक सिस्टम होता है, जैसे आपको, आप टोल फ्री, आपके पास नंबर रहता है, मोस्ट जो कंपनीज होती हैं सबसे ज़्यादा, जो बड़ी ब्रांड्स होती हैं, फिर कंपनीज होती हैं, फिर सारी कंपनीज ऑलमोस्ट क्या करती हैं, आपको एक टोल फ्री नंबर प्रोवाइड करती हैं, जिसके आगे A1800 लगा रहता है, ठीक है। तो वो जो नंबर होता है, वो आपको ऑटोमेटिकली किसी भी एक पर्सन के पास, जो आपका कॉल सेंटर में बैठा हुआ है, उसके पास भेज देंगी। तो ये भी किसके अंदर आ जाता है, सर्विस ऑटोमेशन के अंदर आ जाता है। और यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, क्या होता है वो टेक्नोलॉजी में, कि आप जो कॉलिंग वगैरह है ना, जो वॉइस कॉलिंग है,
वो किसकी हेल्प से कर पाते हो? ध्यान देना यार, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि जो वॉइस कॉलिंग है वो आप किसके थ्रू कर पाते हो? यहाँ पे ब्रॉडबैंड इंटरनेट के थ्रू, ठीक है? ब्रॉडबैंड इंटरनेट के थ्रू किस किस साइट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? जो आपके कस्टमर कॉल सेंटर पे आपके जो एम्प्लॉयज़ वगैरह बैठे हुए हैं या फिर आपके जो एजेंट बैठे हैं, वो जो कॉल करते हैं ना, उनको यहाँ पे कोई लैंडलाइन की या फिर फ़ोन लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो आपकी कॉल पता है किससे कर रहे होते हैं? ब्रॉडबैंड इंटरनेट की मदद से कर रहे होते हैं। इस पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी को क्या बोला जाता है? वीओआईपी, ठीक है? इस वीओआईपी का मतलब क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है? तो ये भी किसका पार्ट है? आपका सर्विस ऑटोमेशन का पार्ट है। इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? कॉल सेंटर्स में, ठीक है? समझ में आया? देन जो आपका थर्ड नंबर पे आ जाता है हेल्प डेस्क वगैरह, ठीक है? तो आपको पता होगा कई सारी जो हेल्प डेस्क होती हैं वो आपकी यहाँ पे क्या हो गया? हेल्प डेस्क, ठीक है? हेल्प डेस्क आपकी जो होती हैं वो ऑटोमेटेड होती हैं। जैसे अगर आप किसी वेबसाइट पे विजिट करोगे, उसके हेल्प डेस्क के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपको एफएक्यूज पड़े रहते हैं, या फिर आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? चैटबॉट मिल जाएगा, ठीक है? यानी कि आपका जो भी डाउट वगैरह है वो आप चैटबॉट में डाल देते हो, वही आपका हेल्प डेस्क के ऑटोमेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है? तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। देन आपका आता है एक फील्ड सर्विस, ठीक है? क्या आता है आपका फोर्थ नंबर पे? फील्ड सर्विस। अब ये सब तो चलो हो गया, आपका सब ऑनलाइन चल रहा है, कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन हो गया, हेल्प डेस्क हो गई, बट फील्ड सर्विस जो होती है ना, उसमें भी ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो, ऑटोमेशन का मतलब मैंने आपको क्या समझाया? ये है आपका, आप कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, इसका एप्लीकेशन करो, जिससे कि जो आपका सर्विस स्टाफ है या फिर सर्विस मैनेजमेंट है, वो अपने काम को अचीव करने में इसका यूज़ कर पाए, ठीक है? इसका सपोर्ट उनको मिल पाए, ठीक है? यही होता है सर्विस ऑटोमेशन का मतलब। तो फील्ड सर्विस में क्या होता है ना, आपका अगर कोई यहाँ पे फील्ड सर्विस में कौन जाएगा? या तो आपका इंजीनियर जाएगा या फिर आपका टेक्नीशियन जाएगा, ठीक है? तो जो भी आपका, या फिर एजेंट गया, कोई सपोज करो यहाँ पे कोई एजेंट है, वो गया यहाँ पे आपका सर्विसिंग देने, या फिर अब सर्विसिंग देखो दो तरीके की दी जाएगी। अब आपके दिमाग में ना, मैंने आपको इतना कुछ बताया हुआ है, तो हर टाइप का कॉन्टेक्स्ट आपके माइंड में आना चाहिए कि सर्विसिंग कहाँ कहाँ दी जा सकती है। ये तो आपकी B2C भी दी जा सकती है, B2B भी दी जा सकती है। यानी कि सपोज करो कोई कंपनी है, वो दूसरे कंपनी में उसने क्या किया है, उसके पार्ट्स वगैरह यूज़ करने के लिए एक बिज़नेस ने दूसरे बिज़नेस से अपना सामान खरीदा। नाउ यहाँ पे कुछ उसको इंस्टॉलमेंट कराना है, ठीक है? इंस्टॉल करना है चीज़ों को। तो इंस्टॉल करने के लिए जो आपका टेक्नीशियन गया हुआ है, उसको उसके पास में जो भी लैपटॉप है या फिर उसका मोबाइल फ़ोन है, तो उसके मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में एक ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए, जिससे कि वो क्विकली इंटरैक्ट कर पाए अगर उसको कोई इश्यू आ रहा है, ठीक है? क्या होता है कि अक्सर सपोज़ करो टेक्नीशियन आपका पहुँच गया, उसे किसी पार्ट की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है? उसे कोई स्पेयर पार्ट चाहिए। अब ऐसा ना हो कि उसे स्पेयर पार्ट को मँगाने के लिए वो कंटीन्यूअसली इधर-उधर कॉल कर रहा है, पास के सर्विस सेंटर पे कॉल कर रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा। इस इंस्टेड ऑफ दैट उसके पास एक इंटीग्रेटेड ऐप या फिर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जिससे कि वो क्या कर पाए, सीधा आपकी कंपनी का जो भी आपका पोर्टल है, उसमें अपनी प्रॉब्लम डाले और वो इंस्टेंटली सॉल्व हो पाए। आपकी कंपनी उसको फटाफट से प्रोवाइड करवा पाए स्पेयर पार्ट को, या फिर उसे बता दे कि आप ऐसा करो, आप अभी जाओ और 1 आवर के अंदर आपके आस-पास यहाँ पे सर्विस सेंटर है, यहाँ से आप अपना पार्ट उठा सकते हो, या फिर सर्विस सेंटर वाले को भेज दे उसके लोकेशन पे, ठीक है? तो जो जीपीएस वगैरह होता है वो भी यूज़ किया जाता है कि लोकेशन वगैरह ट्रैक होती रहे हमारे टेक्नीशियन की, कहाँ पहुँचा, कहाँ नहीं पहुँचा, ठीक है? ये सब आता है आपका किसमें? जो आपका फील्ड सर्विस हो जाती है, ठीक है? ये भी सर्विस ऑटोमेशन में इंक्लूड हो जाता है, ठीक? देन फिफ्थ नंबर पे आता है आपका वेब सेल्फ सर्विस, ठीक है? क्या हो गया? वेब सेल्फ सर्विस हो गई। अब इस वेब सेल्फ सर्विस का मतलब समझना यार, ये यहाँ से थोड़ा सा बढ़िया एक दो चीज़ें निकल के आती हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे? वेब सेल्फ सर्विस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से समझना। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, तो आपका ये क्या है, एक तरीके का सेल्फ सर्विस सिस्टम है, यानी कि आपका क्या हुआ, एक कस्टमर सपोर्ट होता है, ठीक है? ये आपका क्या होता है? कस्टमर सपोर्ट होता है, जहाँ पे कस्टमर को जो भी इश्यू है वो अपना रिजॉल्व कर सकता है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे प्रेजेंस किसकी नहीं होती है? जो आपका कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है? तो एक ये फुल फॉर्म भी आप नोट डाउन कर लेना। CSR का मतलब क्या होता है? कस्टमर सपोर्ट, देन आर का मतलब रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है? रिप्रेजेंटेटिव।
तो यहाँ पर इन सर्विसेज में क्या होता है, बेसिकली आप जाओगे किसी भी साइट पे या फिर आप किसी ऐप पे जाओगे तो आपको पहले से यहाँ पे क्या होगा, नेविगेशन सिस्टम बना हुआ होगा कि आपको किस तरीके की प्रॉब्लम है, हार्डवेयर में इशू आ रहा है, सॉफ्टवेयर में इशू आ रहा है, मतलब जिस तरीके का आपने प्रोडक्ट लिया हुआ है या फिर आपका जो भी डाउट है, या तो फिर वो आपको एफ ए क्यूज में आपको नेविगेट करा देगा कि आपका क्या डाउट रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी आपके सिस्टम होते हैं उनको क्या बोला जाता है, वेब सेल्फ सर्विस इनको बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक वेब सेल्फ सर्विस का ही एक टाइप होता है एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस, ठीक है। क्या होता है ये आपका एक एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस यानी कि ईएसएस। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉईज अपनी जो भी उनका अप्रेजल वगैरह की कब डेट आएगी, या फिर उनकी क्या इन्होंने रिक्वेस्ट की हुई थी, क्या उनका प्रोफाइल है, उनको लीव कब मिलेगी, या फिर उनकी क्या पोजीशन है, मतलब इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन रहती है ना, यानी कि किसी भी एम्प्लॉई को जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे उसकी अटेंडेंस उसको चेक करनी है कि मेरी क्या अटेंडेंस रही है लास्ट डेज में, तो ये सभी उसको मिल जाती है एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस के पोर्टल पे, ठीक है। तो यानी कि ये जो सेल्फ सर्विस का मॉड्यूल होता है ये कस्टमर के लिए भी प्रेजेंट होता है और फिर आपका एम्प्लॉयज के लिए भी होता है, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? चलो, अब बेसिकली अब ये तो हो गया, चलो वेब सेल्फ सर्विस हो गई। फिर इसी तरीके से एक होता है ये जो वेब सेल्फ सर्विस है, या फिर जितने भी कस्टमर अपना चैटबॉट वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, एक कस्टमर सेल्फ सर्विस का पार्ट होते हैं ये, ठीक है। किसका होते हैं? CSS। ये क्या होता है आपका? कस्टमर सेल्फ सर्विस। अब इसमें जब मैंने यहाँ से वेब हटा दिया, ठीक है, क्या हुआ, मैंने यहाँ से वेब वर्ड को हटा दिया, यानी कि क्या इसका डिफरेंस हो जाएगा, तो वेब सेल्फ सर्विस में यहाँ पर आप नेविगेशन या फिर आपका जो भी कस्टमर सपोर्ट आप ले रहे थे ना, वो इलेक्ट्रॉनिकली ले रहे थे, ठीक है। कैसे ले रहे थे? इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि आपको फिजिकली यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट यहाँ पर जब हम बात करते हैं, कहाँ चला गया, देखो CSS की जब हम बात करते हैं यानी कस्टमर सेल्फ सर्विस की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसका मीनिंग दो तरफ से आता है। एक तो आपको फिजिकली भी आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, या फिर आपके सामने कोई चीज़ फिजिकली है। सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ इसका मैं आपको, एटीएम। जो आप एटीएम से पैसा निकालते हो, वहाँ पर आपके सामने कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है क्या, या फिर आपको कोई पैसे कैशियर वगैरह पैसे गिन के तो नहीं दे रहा होता है। बट वहाँ पर आप क्या करते हो, एक मशीन आपके सामने है, आप गए, आपने अपनी सेल्फ सर्विस कर ली। तो ये भी क्या हुआ, आपका एक सेल्फ सर्विस का पार्ट हुआ। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो फिजिकली कोई ना कोई मशीन आपके सामने प्रेजेंट है, ठीक है। कोई आप यहाँ पे वेब का यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम तो है ये, लेकिन आप इंटरनेट का यूज़ नहीं कर रहे हो बेसिकली। क्लियर हुआ? नाउ यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट हो जाता है कस्टमर सेल्फ सर्विस का ही, जो आपका वेब वाला होता है। तो वेब वाली जो कस्टमर सर्विस है यानी कि WCS है, वो एक पार्ट होती है आपका CSS का, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन जो भी है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, थोड़ी सी आपके माइंड में जब अंडरस्टैंडिंग रहेगी ना, तो क्वेश्चन कैसा भी घुमा देगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ होती है, एक टर्म होता है आपका जो यूज़ किया जाता है अक्सर CRM में, या फिर कंपनीज इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, और इसे क्या बोला जाता है? P2SS, ठीक है। क्या बोलते हैं? P2SS बोलते हैं। अब इसका मतलब समझना, P2SS का मतलब क्या, सॉरी P2PSS है ना। ये क्या हो गया, एक बार इसको यहाँ से हटाते हैं, और ये होता है आपका P2PSS, ठीक है। P2PSS का मतलब होता है पीयर टू पीयर। क्या हो गया ये? पीयर टू पीयर। देन आपका देखो P2P का मतलब क्या हुआ? पीयर टू पीयर। देन SS का मतलब होता है सेल्फ सर्विस। क्या हो गई? ये आपकी सेल्फ सर्विस हो गई। ये भी आपका किसका पार्ट है? सर्विस ऑटोमेशन का पार्ट है। अब समझना इसमें होता क्या है। इसमें क्या किया किसी भी कंपनी ने, या फिर आप अक्सर, ये ना पहले बहुत होता था, जैसे आपका जो याहू का फोरम बना दिए गए, या फिर आपका बिंग के कई सारे फोरम्स बना दिए गए। तो क्या होता था उसमें, हमने कोई यहाँ पे या फिर कोई कंपनी ने अपना क्या बना दिया, एक फोरम बना दिया, ठीक है। या फिर जो कई कंपनीज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की कंपनीज होती हैं, वो भी ऐसे फोरम्स वगैरह बनाती हैं, गूगल भी ऐसे फोरम बनाता है, ठीक है। तो अलग अलग कंपनीज क्या करती हैं, फोरम वगैरह बना देती हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, वो फोरम उन्होंने बना दिया, या फिर कोई चैट रूम बना दिया, ठीक है। फोरम बना दिया, या फिर आपका क्या कर दिया, चैट रूम बना दिया। जब पहले आपकी ये सोशल मीडिया ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, तब यही बहुत ज़्यादा काम में आया करता था। इन फोरम में क्या होता था कि भाई सारे के सारे कस्टमर यहाँ पे प्रेजेंट होते थे, ठीक है। अब किसी कस्टमर का कोई क्वेरी आई, और वो क्वेरी कंपनी ने सॉल्व कर दिया, फिर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने उसको सॉल्व कर दिया। तो उस क्वेरी को लेकर के इन्होंने फॉरम क्रिएट कर दिया, यानी कि इस क्वेरी को लेकर के, यानी कि एक सिंपल क्वेरी है, उसको लेकर के अब जितने भी कस्टमर आएंगे वो इस फोरम में अपना डाउट डाल सकते हैं, और दूसरा कस्टमर ही इनका डाउट यहाँ पे सॉल्व करेगा। यानी कि कस्टमर ने अपना डाउट डाला, अब क्या हुआ, मैं हूँ यहाँ पे, ये मैं खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पे एक अगला बंदा है रमेश, ठीक है। मेरा डाउट था, ये मैं पीयूष हूँ, ये रमेश है। अब रमेश आर हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं यहाँ पे बढ़िया खड़ा हुआ हूँ, अब मेरा जो क्या लिया मैंने, चलो इस बार मैं कार लेता हूँ, ठीक है। मैंने कार उठाई अपनी फॉर्च्यूनर, और मैंने कहा कि यार मेरी कार में यार क्या इश्यू आ रहा है,
कि मैं जैसे ही यहाँ पे अपनी कार को स्टार्ट करता हूँ, मेरा इंजन बहुत ज़्यादा क्या कर जाता है, हीट कर जाता है, ठीक है। नई नई मैंने कार खरीदी है, अब बस ये मेरा इश्यू आ रहा है, तो मैंने डाला बढ़िया फोरम पे। अब ये जो रमेश भाई साहब हैं, इनको ये प्रॉब्लम आ चुकी है और इनकी रिजॉल्व भी हो चुकी है। ये क्या करेंगे, मुझसे आगे कहेंगे, अरे सर आप एक काम करो, ये आपका अगर इंजन ऐसा हीट हो रहा है बार बार, तो एक तो आप अपना जो फ्यूल टैंक है उसको पूरा भर करके रखो, और इसमें जो आप ऑयल यूज़ कर रहे हो, इंजन ऑयल, वो भी आप थोड़ा सा एक ब्रांडेड ऑयल यूज़ करो, ऐसा कोई बेकार सा ऑयल यूज़ मत करो। ठीक है, इन्होंने ये मुझे 2 टिप दे दी इन्होंने यहाँ पे। मैंने उसको यूज़ करा और मेरा डाउट रिज़ॉल्व हो गया। तो यहाँ पर हुआ क्या, ये फ़ोरम एस्टैब्लिश करने से, चैट रूम एस्टैब्लिश करने से, और आजकल तो ख़ैर सोशल मीडिया पेजेस हो गए हैं, तो सोशल मीडिया पेजेस भी अब ये ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल। तो कंपनियाँ क्या करती हैं, सोशल मीडिया पेजेस बना देती हैं, वहाँ पे कस्टमर आपस में डाउट पूछते रहते हैं। तो इससे होता क्या है ना, कि कंपनी को यहाँ पे एक तो इसका जो ऑटोमेशन के लिए सॉफ्टवेयर लगता है, यानी कि आपको सर्विस ऑटोमेशन कराने के लिए भी जो सॉफ्टवेयर लगेगा, वो सॉफ्टवेयर का खर्चा नहीं इन्हें यहाँ पे उठाना पड़ता। दूसरा, यहाँ पे कोई इन्हें ऐसा इंडिविजुअल भी नहीं रखना होता है जो कि बात करेगा आपका, और कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन नहीं कराना पड़ता, कॉल सेंटर ऑटोमेशन नहीं कराना पड़ता बात करने के लिए, है ना। तो कस्टमर ही आपस में क्या कर रहे हैं, डाउट एक दूसरे के दूर कर रहे हैं। इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, पीयर टू पीयर सेल्फ सर्विस इसको बोला जाता है। क्लियर हो रही है मेरी बात, यहाँ पे कोई भी आपका एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आपका डाउट किसके द्वारा सॉल्व किया जा रहा है, अगले कस्टमर के द्वारा ही सॉल्व किया जा रहा है। एक और कॉन्टेक्स्ट आपको इसमें देता हूँ कि सपोज करो मेरा लैपटॉप खराब हो गया, उसका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अगला आके मुझे बता देगा, अगर उसका सेम मॉडल का लैपटॉप है और उसको दिक्कत आ चुकी है, तो मुझसे आगे कहेगा यार ऐसा करो कि कमांड दो, यहाँ पे प्रॉम्प्ट वगैरह लगाओ, तो हो सकता है कि तुम्हारा ठीक हो जाए। ठीक है, अगर यहाँ से प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है, तो मैं जाऊँगा फिर अपना आगे सिस्टम बढ़ाऊँगा कि कंपनी को यहाँ पे मैं कॉल सेंटर पे कॉल करूँगा या फिर ये वो। ठीक है? तो ये होता है आपका P2PSS। आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे। अरे बोलो हाँ, समझ में आया तो? हाँ? चलो, क्लैरिफाइड हो गई ये वाली चीज़, P2PSS खत्म। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, सर्विसिंग में एक टीम होती है आपकी, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका सेल्फ सर्विसिंग की बात चल रही है ना, इसलिए यहाँ पर एक टर्म आपको यूज़ करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं सेव्स टीम। क्या बोलते हैं? सेव्स टीम बोलते हैं। इस टीम का क्या काम है, समझना। अब एक कंपनी है, उसने यहाँ पे क्या कर दिया, वेब सर्विस प्रोवाइड कर दी, या फिर आपका जो वेब सेल्फ सर्विस, इसको WSS बोलेंगे, मैंने ऊपर शायद WCS करवा दिया, फिर WSC करा दिया, WSS बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वेब सेल्फ सर्विसिंग तो यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी, लेकिन अब सपोज करो सिनारियो ऐसा है कि मेरी कंपनी है, कोई सोशल मेरी कंपनी सपोज करो नेटफ्लिक्स जैसी कोई कंपनी है, ठीक है। ये क्या करती है, कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करवाती है। अब यहाँ पर मैंने नेटफ्लिक्स का बढ़िया प्रीमियम ले रखा है, क्लियर है, इसका जो सबसे हाईएस्ट वाला पैक है, जिसे प्रीमियम प्लान बोलते हैं, और ये मुझे 799 पर मंथ का पड़ रहा है। अब मैंने कहा नहीं यार, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं क्या करता हूँ, इसको डाउनग्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने प्लान को डाउनग्रेड करना चाहता हूँ, और अब मैं इसमें 199 का लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इन्होंने एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रखी है कि आप अपने प्लान्स को डाउनग्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये एक हम हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रहे हैं। नाउ क्या हुआ, मैंने 799 से जब मैं डाउनग्रेड करना चाहूँगा अगली बार, तो क्या होगा ना, कि ये जो आपका, ये डायरेक्ट आपको यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आप WSS कर रहे हो, तो वो तो सीधा आपका हो जाना चाहिए डाउनग्रेड। लेकिन कई कंपनीज क्या करती है ना, डाउनग्रेड करने की जगह ये क्या करती हैं, आपको जैसे ही आप यहाँ पे 199 का चूज करने जाओगे, ये आपको पहुंचा देंगी सेव स्ट्रीम के पास। सेव स्ट्रीम क्या होती है, ये आपकी बेसिक मोस्ट प्रोबेबली आपकी कॉल करती है, ठीक है। क्या करती है, आपको यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है कि आपका फ़ोन नंबर वगैरह तो है ही उनके पास में, पूरा डेटा होता है, जो आपका कस्टमर पोर्टफोलियो बना रहता है ना, क्या बोलते हैं, कस्टमर पोर्टफोलियो आपका बना रहता है। कस्टमर पोर्टफोलियो समझते हो ना, क्या होता है, आपके बारे में जो भी डेटा है, कंप्लेन है, आपकी आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपका CKV, आपकी स्क्रिप्टिंग वगैरह सब इसमें पड़ी होती है। तो ये सब जाता है सेव स्ट्रीम के पास। तो सेव स्ट्रीम क्या करेगी, आपको कॉल करके बोलेगी कि अरे सर आप क्यों डाउनग्रेड कर रहे हो, ये बात वो बात करके आपको, या फिर डिस्काउंट चिपका के क्या करेंगे ये लोग, आपको अप सेलिंग करने का ही काम करेंगे एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि आप लेने जा रहे हो अब इसका डाउनग्रेडेड वर्जन, लेकिन ये कहेंगे अरे नहीं सर, इस पे ही स्टिक रहो, एक काम करते हैं, हम आपको इस पे 10% का ऑफ दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की बातें होती हैं, और ये सब काम जो करती है उसको कहते हैं हम यहाँ पे सेव स्ट्रीम, ठीक है, याद रखना। तो सेव स्ट्रीम क्या हो गई आपकी, जो सर्विसिंग में इस तरीके का काम करेगी। क्लियर हुआ। तो ये सभी आपका पार्ट हो गया सेल्फ सर्विसिंग का, और इतना ही आपको पढ़ना होता है जो आपका सर्विस ऑटोमेशन का पार्ट है। और यहाँ पर अब आपका जो ऑपरेशनल CRM है ये फिनिश हो जाता है, ठीक है। क्या हो गया हमारा, यहाँ पर जो ऑपरेशनल CRM है ये कंप्लीटली फिनिश हो गया। अब हमें यहाँ पे बस एनालिटिकल पढ़ना है और कोलैबोरेटिव पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में और 2-3 चीज़ें, इनके बीच में मैं आपको छोटे छोटे टर्म और इंट्रोड्यूस कराता जाऊँगा, जिससे कि हमारा ये पूरे तरीके से फिनिश हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपका सर्विस ऑटोमेशन है, इसके सॉफ्टवेयर के क्या क्या काम होते हैं, आई डोंट थिंक कि वो आपको मुझे बताने की ज़रूरत है, अब आप लोग खुद समझ पाओगे।
इसके देखो एक बार मैं आपको करा ही देता हूँ ये भी, है ना, क्यों 2-4 मिनट में इसको छोड़ें। थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखो क्या हो गया, अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सर्विस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ठीक है, तो ये आपको क्या क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा, यानी कि आपका बेसिकली जो फंक्शनैलिटी है सॉफ्टवेयर की वो क्या क्या रहने वाली है, फंक्शनैलिटी। तो देखो इसमें क्या क्या आ जाएगा, मैंने आपको क्या बोला था, जो मैंने फील्ड सर्विस वाला एग्जांपल दिया था, उसके बेसिस पे आपका क्या क्या हो जाता है, कुछ ये मैपिंग वाले होते हैं सॉफ्टवेयर, आपको मैपिंग प्रोवाइड करता है, और आपको मैपिंग एंड ड्राइविंग डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये भी आपका जो है ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, यानी कि सर्विस ऑटोमेशन। ये यूज़ कहाँ पर होगा, तो ये जो आपका फील्ड सर्विसिंग देने जाते हैं ना एजेंट वगैरह या फिर टेक्नीशियन वगैरह, उनके लिए यूज़फुल होता है। फिर आपका ये हो जाएगा कि शेड्यूलिंग वगैरह करने का काम, ठीक है, कि आपको सर्विसिंग कहाँ देने जाना है, किसकी सर्विसिंग करनी है, किस कस्टमर की क्या डिमांड रही है, कब आपने उसको बोला हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था ना ऊपर, अगर आपको याद हो तो हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी यहाँ पे नॉर्डिक वाला जो मॉडल था, ठीक है। एक बार थोड़ा सा नीचे आओ, दिखाता हूँ आपको। देखो नॉर्डिक मॉडल मैंने आपसे क्या बात करी थी, फंक्शनल की बात करी थी, यानी कि फंक्शनल वाला जो पार्ट होता है ना, इसमें आपको टाइमिंग से जाना होता है, जिस डेट पे आपने बोला, जिस टाइमिंग के बीच में बोला, वो सब होता है। तो ये सब काम किस में आ जाएगा, अब ये सब काम आपका जो कौन सा सॉफ्टवेयर इसमें हेल्प करेगा, तो शेड्यूलिंग का काम करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वो इसमें आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो शेड्यूलिंग वाला काम हो गया। देन आपका यहाँ पे स्क्रिप्टिंग हो गई, ठीक है, क्या हो गया भाई, स्क्रिप्टिंग का काम हो गया। देन आपका ईमेल का काम हो गया, ठीक है, जो ईमेल रिस्पॉन्स सिस्टम होता है, ERMS, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ईमेल रिस्पॉन्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो ERMS हो गया, यानी कि कई बार क्या होता है ना, आपको जो कस्टमर डाउट भेजता है, फिर कस्टमर का जो भी प्रॉब्लम होती है, वो ERMS के थ्रू आप उससे ईमेल करके उसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। देन आपका कस्टमर सेल्फ सर्विस के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो भी ये प्रोवाइड करता है, कस्टमर सेल्फ सर्विस हो गया। तो इस तरीके के कई सारी फंक्शनलिटीज़ होती हैं इनके सॉफ्टवेयर की। या फिर आपका एक्टिविटी मैनेजमेंट हो गया, क्या हो गया भाई, एक्टिविटी मैनेजमेंट। अच्छा, एक्टिविटी मैनेजमेंट में क्या क्या आ जाएगा, तो ये जो भी आपका कस्टमर है उसके पूरे डेटा को क्या कर देती हैं, एक तरीके से इंटीग्रेट कर देता है, ठीक है। क्या करता है ये सॉफ्टवेयर, आपके कस्टमर ने जो भी बातचीत करी या फिर उसका जो भी डेटा वगैरह है सीआरएम के साथ, उसको इंटीग्रेट करके रखता है एक्टिविटी मैनेजमेंट करने वाले फंक्शनलिटीज़ की। देन इसमें क्या हो जाएगा, आपका एजेंट मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है, कि आपका कौन से एजेंट का क्या काम रहेगा, इस तरीके से एजेंट मैनेजमेंट का काम भी आपका ऐसे सॉफ्टवेयर कर देता है। क्या हो जाएगा ये अपना मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, एजेंट मैनेजमेंट में आपको क्या क्या मैनेज करेगा, तो चलो यार एक बार बताता हूँ। जैसे कि कोई एजेंट है या फिर आपका कॉल सेंटर पे कोई बैठा हुआ है, तो कस्टमर ने जो भी उसने प्रॉब्लम बताई, अपनी जो भी बातें बताई कि ये बात है, तो उस हिसाब से आपका एवरेज हैंडल टाइम क्या है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एवरेज हैंडलिंग टाइम, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर एजेंट ने एक कस्टमर के डाउट को दूर करने के लिए कितना टाइम लिया, इसको हम बोल देते हैं AHT, ठीक है। तो जब भी हमें इस तरीके से दूसरा इसका जो यूज़ होता है वो होता है आपका कॉल वॉल्यूम देखने में, यानी कि आपको ऑन एन एवरेज एक दिन में कितने कॉल्स आ रहे हैं, कितने आपके कस्टमर जो है बार बार आपको एक तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस हिसाब से क्या होता है ना कि आपका AHT क्या चल रहा है, कॉल वॉल्यूम क्या, इस हिसाब से आप ये पता कर पाते हो कि मुझे कितने एजेंट की ज़रूरत है, ठीक है। अगर AHT काफ़ी ज़्यादा लग रहा है और कॉल वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो मुझे और भी एजेंट रखने पड़ेंगे अपनी कंपनी में, ठीक है। और रिस्पॉन्स टाइम क्या है, क्लियर है, यानी कि एक जो मेरा पर्टिकुलर एजेंट बैठा हुआ है वो कितना टाइम लेता है अपने, मेरा जो कस्टमर है उसकी बात को रिस्पॉन्ड करने में, ठीक है। और फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन भी होता है इसमें, ठीक है, एक FCR होता है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन। फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि मेरा जो कस्टमर है ना, उसने पहली बार कॉल करी और पहली बार में ही उसका जो डाउट है वो आपका रिजॉल्व हो गया। इससे क्या होता है ना, जैसे कोई कस्टमर, उसने एक ही बार कॉल किया, उसका डाउट एक ही कॉल में पूरा रिजॉल्व हो गया, तो इससे उसका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ये माना जाता है ऐसा, ठीक है। क्योंकि अगर अब सपोज करो आपको ही कोई दिक्कत आ रही है, आप कंपनी को बार बार कॉल कर रहे हो, एक बार आपने कॉल करी, उसने कस्टमर केयर के या फिर आपका जो भी रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात कर रहा है, उसने बोला सर ऐसा ऐसा करो, लेकिन आपका डाउट दूर हो नहीं पाया, ठीक है। तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो गया, आप दोबारा कॉल करोगे, फिर तीसरी बार करोगे, तो इससे आपका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है ना वो खराब हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन भी देखा जाता है कि पहली बार कॉल करने में आपका कितने कस्टमर की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होके जा रही है, ठीक है। तो ये सब देखा जाता है आपका एजेंट मैनेजमेंट में, क्लियर है। तो ये बातें हो गई। इस तरीके से ना कई सारे काम होते हैं, सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटीज़ होती हैं, तो इसमें हमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत है नहीं।
बाकी ये हो गया आपका पूरा का पूरा अब जो सर्विस ऑटोमेशन है, इससे ज़्यादा आपका कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं बनने का है, ठीक है? अब हम बस एनालिटिकल की बात करेंगे, प्रीवियस ईयर में अच्छा खासी इन्होंने एनालिटिकल पूछ ही रखा है, तो आपका ऑलमोस्ट जो है चीज़ें फिनिश होने ही वाली हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में और आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहो। हो सकता है कि मेरी आज थोड़ा-सा इधर-उधर हो रही हो चीज़ें एक्चुअली में थोड़ा आराम करने के लिए मुझे बोला गया है, तो आपकी एक ही क्लास में भी हो पाए, ठीक है? कुछ दिन तक एक ही क्लास करेंगे अभी ये क्योंकि आपके लिए कस्टमर रिलेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको करेंगे, ठीक है? बाकी आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए एंड इट इज़ रियली नाइस कि आप लोगों का जितना प्यार मिलता है ना, उसे देख के जो मेरे अंदर एक एनर्जी आती है ना, वो उस एनर्जी का लेवल ही अलग है, ठीक है? तो ये सारी की सारी हर चीज़ें हैं और एक्चुअली ना एक बात बताता हूँ आपको, मैंने ये शुरू किया था ना, तो शुरू ये सोच के किया था कि यार जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को ये वो है, तो एक बार पढ़ाएँगे, एक टू द पॉइंट चीज़ें देंगे और फिर इसको साइड करेंगे। लेकिन चीज़ें करते-करते जितना ज़्यादा प्यार मिला है और बहुत सारे लोग हैं जो भाई बोलते हैं, कोई कोई दादा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो ये जो जिस टाइप का बॉन्ड बनता है ना, बॉन्ड बन रहा है ना जो, ये और भी ज़्यादा एक एनर्जी देता है, एनर्जी का लेवल जो है ना, ये बहुत ज़्यादा हाई कर देता है, ठीक है? तो ख़ैर ये बातें हैं एंड अब इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छे से पढ़िए आप लोग, ठीक है? मेहनत करते रहो और मैथ्स वग़ैरह कर रहे हो ना अच्छे से, मैथ्स को मत छोड़ना, ठीक है? मैथ्स और रीज़निंग में तो आपको फुल स्कोर करना ही है एनी हाउ। चलो ठीक है, मैथ में आपके भले 1-2 क्वेश्चन छूट जाएँ, लेकिन बिल्कुल भी इसमें टाइम वेस्ट मत करना कि भई आप ज़्यादा मैथ में आप अभी बिल्कुल टाइम दे नहीं रहे हो, इधर-उधर की चीज़ों में ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तो हर चीज़ को इक्वल टाइम देना है, ठीक है? ये बात मेरी समझ के चलो। ख़ैर थैंक यू सो मच, यहीं पे इस सेशन को एंड करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।